बहुओं ने खोला सास की दोहरी जिंदगी का राज। सोफे के बीचों बीच कमला देवी खड़ी होती है। सामने फर्श पर प्रीतम जी और सुनीता घुटने के बल बैठे होते हैं। देवेश और आयुष गुस्से में खड़े होते हैं। शिल्पा और नेहा एक दूसरे का हाथ थामे सब देख रही होती हैं। कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी खुशियों का मजाक उड़ाया, तुम्हारी प्रेगनेंसी तक को समझ नहीं पाया। दीदी, मैं आपकी जगह लेना चाहती थी, लेकिन आज समझ आया कि किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसता। पापा, जो हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेगा उसके साथ यही होगा। आपने माँ को अकेला छोड़ दिया था। माँ परेशान थी और आप दूसरी जिंदगी जी रहे थे। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? बस अब और कुछ मत कहो, जो सच था वो सामने आ चुका है। ऐसा क्या हो गया था इन बीते महीनों में कि इन सब लोगों को कमला देवी से इतनी माफी मांगनी पड़ रही थी? आइए जानते हैं क्या हुआ था इस कहानी में। कुछ महीने पहले की बात है। सुबह का समय होता है। कमला देवी आईने के सामने खड़ी अपने पेट पर हाथ फेर रही होती है। चेहरे पर नई माँ बनने की चमक साफ दिख रही होती है। सुनिए जी, जरा इधर आइए ना। क्या है कमला, ऑफिस के लिए देर हो रही है। देखिए, अभी अभी बच्चे ने किक मारी है। कितना शरारती है ना। ये क्या कर रही हो? किक कर रही है तो मैं क्या करूं? अजीब पागल औरत हो तुम। कमला देवी की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। वो धीरे से अपने पेट को सहलाती है, जैसे अपने बच्चे को समझा रही हो कि पापा का गुस्सा सच नहीं है। कुछ नहीं बेटा, पापा बस काम के टेंशन में है। रात को कमला देवी बिस्तर के किनारे बैठी होती है, हाथ अपने पेट पे रखा होता है। प्रीतम जी अलमारी के पास खड़े शर्ट बदल रहे होते हैं। दोनों के बीच अजीब सी दूरी साफ महसूस हो रही होती है। सुनी जी, क्या हो गया है आपको? जब से ये बच्चा हमारी जिंदगी में आया है, आप बड़े उखड़े उखड़े से रहते हो। ना मुझसे सही से बातें करते हो, ना बच्चों के बारे में कुछ जानना चाहते हो। क्या बात करूं तुमसे? अब करने के लिए बच्चा ही क्या है? बच्चों की खुशी क्या दिखाने से दिखती है? वैसे नहीं दिखती तुम्हें? आप हर वक्त इतना गुस्से से बर्ताव करते हो, पता ही नहीं चलता आप खुश हो या दुखी। तो तुम्हारी तरह 24 घंटे हंसता रहूं क्या? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? कमला चुप हो जाती है। उनकी उंगलियां अपने पेट पर कस जाती हैं। प्रीतम जी गुस्से से करवट लेकर लेट जाते हैं और पीठ मोड़ लेते हैं। कमला फिर से सन्नाटे में डूब जाती है। कमला की आंखों से आंसू तकिए पर गिरता है। वो धीरे से फुसफुसाती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अगले सुबह डाइनिंग टेबल पर प्रीतम जी अखबार पढ़ते हुए नाश्ता कर रहे होते हैं। कमला देवी सामने बैठी होती हैं। चेहरे पर झिझक और उम्मीद दोनों होती है। सुनिए जी, आज थोड़ा जल्दी आ जाना, बच्चों का अल्ट्रासाउंड है। पिछले अल्ट्रासाउंड में भी आप मेरे साथ नहीं गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि इस बार अपने पति को लेकर आना। हाँ हाँ ठीक है, देखूंगा। कमला के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आ जाती है। शाम को घड़ी में 4 बज जाते हैं। कमला तैयार होकर सोफे पर बैठी होती है। बार बार दरवाजे की तरफ देखती है। घड़ी 5 बज जाती है, फिर 6। कमला का फोन बार बार हाथ में आता है, लेकिन वो कॉल नहीं करती। आते ही होंगे। 7 बज जाते हैं। प्रीतम जी का फोन नहीं आता। कमला की आंखों की चमक बुझ जाती है। वो धीरे से उठती है, पर्स उठाती है और अकेले ही घर से निकल जाती है। हॉस्पिटल में मशीन पर डॉक्टर स्क्रीन पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख रहे होते हैं। कमला बेड पर लेटी होती है। आप अपने पति को साथ में नहीं लाई? नहीं, वो थोड़ा बिजी थे। सबके पति इस टाइम पर ऐसे ही हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल ही होता है। कमला हल्का सा सिर हिला देती है। मशीन की स्क्रीन पर बच्चे की हलचल दिखती है। देखिए, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। कमला की आंखें भर आती हैं। वो स्क्रीन को देखती हैं। मैं क्या ही बताऊं अपनी हालत किसी को। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कमला अकेली होती है। क्या सच में ये सब नॉर्मल है या मेरी जिंदगी में कुछ बहुत गलत हो रहा है? अगली सुबह प्रीतम जी बाथरूम में नहा रहे होते हैं। पानी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही होती है। कमला देवी चुपचाप बेडशीट को ठीक कर रही होती हैं। चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजती है। शायद ऑफिस से होगा। वो फोन उठाती है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा होता है, स्वीट हार्ट। कमला का हाथ वहीं रुक जाता है। चेहरा पीला पड़ जाता है। मेरे अलावा कोई और औरत? दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कांपते हाथों से वो कॉल रिसीव कर लेती है। फोन से लड़के की सुनाई आवाज आती है। अरे बेबी, तुम आई ही नहीं। हमें तो होटल पर जाना था ना। मैंने तुमसे कितना कुछ प्लान करने को कहा था, तुमने सब खराब कर दिया। आज दिनेश की पार्टी है, वहाँ तो चलोगे ना? मैंने अपने लिए बहुत अच्छी मिनी ड्रेस ली है, देखना तुम। कमला काम जाती है और फोन उनके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या सुन लिया मैंने? उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो धीरे से बेड पर बैठ जाती है। तभी अचानक उनके पेट में तेज दर्द उठता है। बाथरूम का दरवाजा झटके से खुलता है। प्रीतम जी तौलिया लपेटे बाहर आते हैं। क्या हुआ कमला? अचानक से क्या हो गया? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रीतम जी तुरंत उन्हें सहारा देकर बाहर लाते हैं। जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर उन्हें कार में बिठाते हैं। कमला शांति रखो, बस अस्पताल पहुंचने वाले हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर मैं आज मर गई तो ये भी आपकी वजह से ही होगा।
प्रीतम जी हैरान रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें यह भी नहीं पता कि कमला ने फोन देख लिया है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें भाग दौड़ कर रही होती हैं। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा छा जाता है। दरवाजा खुलता है। डॉक्टर दोनों बच्चों को हाथ में लेकर बाहर आते हैं। बधाई हो, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। प्रीतम जी के चेहरे पर पल भर को खुशी चमकती है, लेकिन डॉक्टर का चेहरा गंभीर बना रहता है। आपका एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दूसरे बच्चे को थोड़ी समस्या है। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे बच्चे को क्या हुआ? इसके ब्रेन में अभी से ट्यूमर है। इसकी मानसिक हालत बहुत नाजुक रहेगी। आपको इसे बहुत ज्यादा प्यार और देखभाल से पालना होगा। कमला के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो बच्चे को सीने से लगा लेती है। देख लो आपकी वजह से क्या क्या हो गया। अगर आप मुझे इतनी टेंशन नहीं देते तो कुछ नहीं होता। हर बात के लिए मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? हर चीज का दोष मुझे क्यों देती रहती हो? अगर आप वफादार होते, अगर आप मुझे धोखा ना देते तो शायद मेरा बच्चा ही तकलीफ में ना आता। प्रीतम जी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। 6 महीने बीत चुके होते हैं। दोनों जुड़वा बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। एक बच्चा मुस्कुराकर हाथ पैर चलाता है, जबकि दूसरा बच्चा शांत रहता है। उसकी देखभाल में ज्यादा मेहनत लगती है। घर में बच्चों की किलकारियां तो हैं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में सन्नाटा और भी गहरा हो चुका है। प्रीतम जी रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को लौटते हैं, या तो सीधे कमरे में चले जाते हैं या फिर बालकनी में फोन पर हंस हंस कर बातें करते रहते हैं। कमला देवी बच्चे की अकेली ही देखभाल करती है। जब भी बच्चों के इलाज या दवा के लिए पैसे मांगती हैं, प्रीतम बिना कुछ कहे पैसे दे देते हैं, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोलते। एक दिन अचानक छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है। कमला घबराकर उसे गोद में उठाती है। बेटा आंखें खोलो। वो अकेली ही ऑटो लेकर अस्पताल जाती है। पूरे समय उनके चेहरे पर डर साफ दिखता है। डॉक्टर दवा देकर उन्हें वापस भेज देता है। शाम को कमला थकी हुई बच्चों को गोद में लिए घर लौटती है। रात को प्रीतम जी घर लौटते हैं, हाथ में ऑफिस बैग, चेहरे पर वही उदासीनता। पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। ये शब्द सुनते ही कमला का सब्र टूट जाता है। बच्चा सिर्फ पैसे देने से ही थोड़ी ना पलता है, बच्चों के साथ रहना भी चाहिए। माँ और बाप दोनों मिलकर पालते हैं बच्चे को। आपका क्या रोल है इस बच्चे को पालने में? दोनों बच्चे आपने मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं। तो क्या करूं? पूरा दिन उनके साथ बैठा रहूं? चलो, मैं माँ हूँ, मैं कर लूंगी सब, लेकिन आपको भी तो इन्हें बाप का प्यार देना चाहिए। आप सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हो, मुझसे सही से बात नहीं करते हो, ना बच्चों की तरफ देखते हो, ना उनके साथ खेलते हो। क्या काम पर जाना छोड़ दूं? पैसे कौन कमाएगा? तुम तो हाथ हिला देती हो कि पैसों के लिए मैं बाहर जाकर कमाता हूँ। यहाँ ना मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, ना बच्चों की, ना तो मेरी कोई वैल्यू है। इम्पोर्टेंस तो तुम्हें पता चलेगी अब। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर प्रीतम जी गुस्से में अपना बैग उठाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। दरवाजा जोर से बंद होता है। अगले दिन दोपहर को कमला देवी बच्चों को दूध पिला रही होती है। तभी गेट खुलता है। प्रीतम जी अंदर आते हैं और उनके पीछे एक सजी धजी औरत शॉर्ट ड्रेस में, गले में वरमाला डाले खड़ी होती है। ये कौन औरत है? ये सुनीता है। ये मेरा घर है, इस घर में कोई और औरत नहीं रह सकती। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, और अब ये यहीं रहेगी। सुनीता आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। हाय, मैं सुनीता। आपसे ये मेरा घर भी है। देखो, मैंने और प्रीतम ने शादी कर ली है। कमला की नजर उनके गले पर पड़ी और माला पर जाती है। दोनों के गले में ताजे फूलों की माला होती है। कमला का दिल वहीं टूट जाता है। शादी? हाँ, शादी, और अब से ये यहीं रहेगी। कमला पीछे हट जाती है, हाथ से सोफे का सहारा लेती है। रात को बच्चे सो चुके होते हैं। मैं क्या करूं भगवान, मुझे इतना बेकार पति क्यों मिला? जीते जी मेरे घर में सौतन ले आया। अब पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे अपनी आंखों के सामने। तभी दरवाजा खुलता है। प्रीतम जी अंदर आते हैं। कमला, अब सुनीता इसी घर में रहेगी, तुम उसे अपना लो। कैसे अपना लूं मेरे जीते जी? अगर नहीं अपना सकती तो देख लेना, अभी तो तुम्हारा खर्चा पानी बंद किया है, कुछ दिनों बाद तुम्हारे बच्चों का भी बंद कर दूंगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कमला का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अगर अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहती हो तो जैसा सुनीता कहती है वैसा ही करना। प्रीतम जी चले जाते हैं। कमला वहीं बैठी रह जाती है कांपती हुई। उनकी नजर अपने सोते हुए बच्चों पर पड़ती है। मेरे बच्चों का खर्चा बंद कर देंगे। वो बच्चे को सीने से लगा लेती है। अगली सुबह कमला देवी दोनों बच्चों के पास बैठी होती है। वो अपने अब नॉर्मल बेटे आयुष को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आज वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। आयुष बेटा उठो, देखो सुबह हो गई है। आयुष कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। कमला के हाथ पैर कांपने लगते हैं। प्रीतम जी दरवाजा खोलिए। वो प्रीतम के कमरे का गेट बजाती है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। प्रीतम गहरी नींद में होते हैं, जैसे बच्चों से उनका कोई लेना देना ही ना हो। अब मैं क्या करूं, मेरा बच्चा क्यों नहीं उठ रहा? वो वापस आकर बेटे के पास बैठ जाती हैं, उसे सहलाती हैं, माथे को चूमती हैं। बेटा आंखें खोलो, माँ यहाँ है। कुछ पल ऐसे ही बीतते हैं। फिर अचानक आयुष की आंखें हल्की से खुल जाती हैं। कमला की जान में जान आती है।
भगवान का शुक्र है। पूरा दिन कमला घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना और साथ में दोनों बच्चों की देखभाल भी। तभी सौतन सुनीता उठकर आती है। कमला चुपचाप उसे कॉफी देती है। थोड़ा जल्दी दिया करो, ठंडी हो जाती है। कमला कुछ नहीं कहती, खाना भी समय पर देती है। सुनीता शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार होती है। मैं मॉल जा रही हूँ, देर हो सकती है। वो हंसते हुए बाहर चली जाती है। शाम को लौटती है, हाथ में शॉपिंग बैग्स होते हैं। रात को प्रीतम और सुनीता दोनों क्लब चले जाते हैं। कमला घर पर बच्चों के साथ उनका इंतजार करती है। रात काफी हो चुकी होती है। दरवाजा खुलता है। दोनों नशे में हंसते हुए अंदर आते हैं। अचानक सुनीता को उल्टी हो जाती है। अरे, वो चुपचाप कपड़ा और पानी लाती है और फर्श साफ करती है। सुनीता और प्रीतम हंसते हुए कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह कमला का सब्र टूट जाता है। अब जब तुम इस घर में आ ही गई हो तो इस घर का काम थोड़ा तुम भी करो। दो बच्चे हैं मेरे, अब इन्हें संभालू या घर का काम करूँ? तुमने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। इसमें कोई शक की बात थोड़ी है, तुम नौकरानी ही तो हो इस घर की। अगर मेरा भी थोड़ा काम खोलोगी तो तुम्हारा कुछ घिस थोड़ा ना जाएगा। यह क्यों काम करेगी? इसे क्या मैं काम करने के लिए लेकर आया हूँ? तुम किस काम के लिए हो? बच्चों को भी तुम्हें संभालना है और घर को भी। यहाँ फ्री के पैसे नहीं मिल रहे हैं तुम्हें, समझी ना? सुनीता और प्रीतम दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रह जाती है। एक दिन प्रीतम सुनीता को बता देते हैं कि एक बच्चा अब नॉर्मल है, उसका दिमाग थोड़ा कमजोर है। सुनीता के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। कमला बच्चों को सुला रही होती है, तभी सुनीता उनके पास आती है। अब तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। अब मैं जैसा कहूंगी वैसा करोगी। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे उस बेवकूफ बच्चे को सब सच बता दूंगी। क्या? डॉक्टर ने कहा है ना उसे स्ट्रेस मत देना। अगर मैंने उसे बता दिया कि उसका बाप उसे नहीं चाहता कि वो अलग है तो वो देख लेना वो मर जाएगा। आज से ये दोनों बच्चे मुझे अपनी असली माँ समझेंगे और तो उनके लिए सिर्फ एक नाम की माँ बनकर रह जाएगी। क्यों? ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें तुम्हारा नाम क्यों दूंगी? ये मुझे ही माँ बोलेंगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना क्या होगा। सुनीता वहां से चली जाती है। कमला कांपते हुए अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। उनकी आंखों में डर होता है। अगले दिन दोपहर सुनीता सोफे पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही होती है। प्रीतम, मुझे कुछ पैसे चाहिए, नई ड्रेस देखी है मॉल में। हाँ ले लो, और चाहिए तो बता देना। वो तुरंत नोटों की गड्डी उसके हाथ में रख देता है। सुनीता मुस्कुराते हुए पैसे ले लेती है। उसी शाम रसोई में खड़ी कमला हिम्मत जुटाकर बाहर आती है। प्रीतम जी, मेरी साड़ी फट गई है, कुछ पैसे दे दीजिए, नहीं ले लूंगी। क्यों? मैं बस तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ही खर्च उठाता हूँ रहूं? तुम्हारे खर्च तो खत्म ही नहीं होते। नहीं दे रहा तुम्हें एक चवन्नी भी मैं। कमला चुप रह जाती है। उसकी नजर अपनी पुरानी घिसी साड़ी पर जाती है। अगले दिन कमला रोज की तरह घर का काम खत्म करके कमरे में आती है। आयुष बिस्तर पर लेटा होता है। बेटा उठो, खाना खा लो। कोई हरकत नहीं होती। उनके हाथ कांपने लगते हैं। आयुष बेटा। जब काफी देर तक वो नहीं उठता तो कमला उसे गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाती है। मैंने आपको पहले बताया था, बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। छोटी सी बात इसके दिमाग पर असर कर सकती है। ट्यूमर बढ़ सकता है। आपको इसे बहुत ज्यादा प्यार से रखना होगा। डॉक्टर साहब, मैं तो इसे बहुत प्यार से ही पालती हूँ, मैं तो इसे कभी कुछ कहती भी नहीं। डॉक्टर सिर हिलाते हैं। कमला के मन में डर और गहरा हो जाता है। अगले दिन दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। आयुष दही खा रहा होता है। पास में सुनीता बैठी मेकअप कर रही होती है। अचानक थोड़ी सी दही उसके ड्रेस पर गिर जाती है। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? दोनों बेवकूफ दिन भर खेलते रहते हो, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी है। आयुष डर जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। माँ। सुनीता का गुस्से वाला चेहरा देखकर वो कांपने लगता है और अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। आयुष। कमला उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। मैंने कहा था ना कि छोटी सी डांट भी इसकी आखिरी सांसें बन सकती हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? कमला का दिल कांप उठता है। वो बेटे को सीने से लगा लेती है। घर लौटकर कमला फूट फूट कर रो रही होती है। तभी सुनीता अंदर आती है। देखा, कहा था ना मैंने, जैसा मैं कहूंगी वैसा करो। आज से ये बच्चे मुझे ही माँ कहेंगे। इनके दिमाग में डाल दो कि इनकी असली माँ मैं ही हूँ, तू नहीं। मैंने इन्हें जन्म दिया है, ये मेरे बच्चे हैं, ये तुझे माँ क्यों कहेंगे? अच्छा, अभी बताती हूँ इन्हें सब सच। अभी स्ट्रेस दो इसे। कमला कांप जाती है। नहीं नहीं, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। कुछ दिनों बाद बच्चे खेल रहे होते हैं। माँ। सुनीता तुरंत आगे बढ़ती है। हाँ बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ। कमला पास खड़ी सब देखती रहती है, आंखों में आंसू, लेकिन होठ बंद होते हैं। दूसरा बच्चा कमला की तरफ देखकर पूछता है, अगर इन्हें माँ बुलाए तो आपको क्या बुलाएं? बेटा तुम बस मुझे कमला माँ कह देना। बच्चे मासूमियत से सिर हिला देते हैं। कमला मुड़कर रसोई में चली जाती है और वहां जाकर चुपचाप रो पड़ती है। रात को ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी जल रही होती है। टेबल पर शराब की बोतल रखी होती है। सुनीता मुस्कुराते हुए प्रीतम के सामने ग्लास भरती जाती है।
आज तो थोड़ा ज्यादा पी लीजिए, बहुत मेहनत करते हैं आप। तुम हो तो सब आसान है। कुछ ही देर में प्रीतम पूरी तरह नशे में धुत हो जाता है। सुनीता तुरंत अलमारी से कुछ कागज निकालती है। बस यहाँ साइन कर दीजिए, टैक्स के पेपर हैं। प्रीतम बिना देखे साइन कर देते हैं। सुनीता के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। वो कागज उठाकर देखती है, पूरी प्रॉपर्टी उसके बेटे मयंक के नाम हो चुकी होती है। वो चुपचाप कागज तिजोरी में रख देती है। कुछ महीनों बाद सुनीता भी प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में फिर से एक बच्चे की किलकारी गूंजती है। कमला चुपचाप सब देखती रहती है। वो अपने दोनों बच्चों को संभालती है, उन्हें स्कूल भेजती है। सुनीता ड्राइंग रूम में पैर पर पैर रखकर बैठी रहती है, जैसे घर की मालकिन हो। कमला, जरा यहाँ डस्टिंग कर दो, और हाँ, बच्चे को दूध भी दे देना। कमला कभी झाड़ू पोछा करती, कभी बर्तन, कभी बच्चों को दूध पिलाती। देखते ही देखते तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब शादी गुमरो हो जाती है। कमला अपने बेटे की शादी कर देती है। घर में बहू आती है। अगर इसके बेटे का पहला बच्चा हो गया तो कहीं प्रॉपर्टी पर दावा ना कर दे। मुझे भी अपने बेटे की शादी कर देनी होगी। सुनीता भी अपने बेटे मयंक की शादी कर देती है। घर में दोनों बहुएं आ जाती हैं। दोनों बहुएं देखते हैं कि कमला ही सुबह से रात तक सारा काम करती रहती है। उनकी नजर में वो सिर्फ कमला माँ पर होती है, असली माँ पर नहीं। यहाँ तक कि बेटों को भी सच्चाई नहीं पता होती है। कुछ महीने बीतते हैं। दोनों बहुएं नोटिस करती हैं कि सुनीता सिर्फ हुक्म चलाती है। एक दिन बड़ी बहू शिल्पा रसोई में कमला का हाथ बटाने लगती है। कमला माँ, आप बैठ जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। नेहा भी झाड़ू उठाकर मदद करने लगती है। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सालों बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। एक दोपहर कमला थक कर बैठी होती है। बेटा, जरा एक कप चाय बना कर लाना। अच्छा, मैं क्यों बना कर लाऊं? क्या मैं तुम्हारी नौकर लगती हूँ? तुम्हें हमारे लिए चाय बनानी चाहिए। सुनीता पास में बैठी सब सुन रही होती है। सुना, अब समझ आई अपनी औकात। कमला चुप हो जाती है। हाथ कांपते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। धीरे से उठकर खुद रसोई की तरफ चली जाती है। अगले दिन सुबह रसोई में कमला चुपचाप आटा गूंद रही होती है। तभी बड़ी बहू शिल्पा पीछे से आकर उनका हाथ पकड़ लेती है। कमला माँ, आप क्यों कर रही हैं ये सब? बैठी, मैं बना देती हूँ। उन्हें कुर्सी पर बिठा देती है और खुद चूल्हे पर खड़ी हो जाती है। दोपहर में वो समय पर उन्हें खाना परोसती है। पहले आप खाइए, दवाई टाइम से लेनी चाहिए। कभी कभी रात में वो उनके पैर भी दबा देती है। आपने सारी जिंदगी सबकी सेवा की है, अब थोड़ा हम भी कर ले। कमला की आंखें भर आती हैं, लेकिन ड्राइंग रूम में बैठी सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत सेवा हो रही है आजकल, कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। शिल्पा चुप रह जाती है, पर उसके चेहरे पर असहमति साफ दिखती है। दोपहर को दोनों बहुएं तैयार होकर बाहर जाने लगती हैं। मम्मी, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और घर का राशन भी वहीं से ले आएंगे। ठीक है बेटा, मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? इससे पहले शिल्पा कुछ कह पाती, छोटी बहू नेहा मुंह बनाकर बोल उठती है। आपको हर जगह हमारे साथ चलना जरूरी होता है क्या? जब भी हम कहीं जाते हैं आप साथ चलने के लिए तैयार रहती हैं। कमला का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप वहीं बैठ जाती है। जब इसकी सास ही ऐसी है तो मैं इससे क्या ही उम्मीद रखूं? भले ही मैंने इसका पति पाला है, लेकिन वो तो अपनी माँ को ही माँ समझता है और बहू भी तो उसे ही माँ मानेगी। कमला की आंखें नम हो जाती हैं। तभी पीछे से सुनीता की हंसी गूंजती है। देखा, मेरी बहू एकदम मेरे नक्शे कदम पर है। ये मत सोचना कि मेरे मरने के बाद तुम इस घर पर राज कर पाओगी। मेरी बहू तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देगी। दोनों बहुएं बाजार पहुंचती हैं। वहां से राशन का सामान, दाल, चावल, तेल और कुछ सब्जियां खरीदती हैं। शिल्पा का मन घर की बातों में ही उलझा रहता है। नेहा, कमला माँ ने क्या गलत कहा था? अगर साथ चलना चाहती है तो? अरे दीदी, आप तो दिल पर ले लेती है, घर में कोई तो अपनी जगह समझे। शिल्पा कुछ नहीं कहती, पर उसके मन में कमला के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। दोनों घर लौटती हैं। अगले दिन दोपहर को रसोई में दोनों बहुएं साथ खाना बना रही होती हैं। गैस पर 2 कढ़ाई चढ़ी होती हैं। दीदी, मैंने कहा था ना, ये सब्जी मैं बना लूंगी, हर चीज में दखल देने की क्या जरूरत है? मैं तो बस मदद कर रही थी नेहा, घर का काम है, मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। या फिर आपको हर काम में अच्छा दिखना है? बात बढ़ने लगती है, आवाज ऊंची हो जाती है। अच्छा दिखने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं बस घर को घर समझती हूँ। और मैं क्या समझती हूँ? तभी ड्राइंग रूम से सुनीता तेज कदमों से अंदर आती है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? वो तुरंत नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। चलो इधर, तुम क्यों इसके मुंह लगती हो? कुछ लोग दिखावा करने में माहिर होते हैं। उधर कमला भी घबरा कर रसोई में आती है। शिल्पा बेटा, इधर आओ, छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं अच्छी होती। वो शिल्पा को अलग से ले जाकर समझाने लगती है। घर में शांति रहे यही जरूरी है, कभी कभी चुप रहना ही समझदारी होती है। लेकिन माँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मुझे पता है, पर हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। एक तरफ सुनीता नेहा को भड़का रही होती है। देखो, ज्यादा सिर पर चढ़ने मत देना किसी को, वरना कल को तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाएंगे। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। दूसरी तरफ कमला शिल्पा का सिर से हिला रही होती है। बेटा, रिश्ते जीतने से नहीं निभाने से चलते हैं। रात को ड्राइंग रूम में सुनीता सोफे पर आराम से बैठी होती है। हाथ में चाय का कप,
नेहा उसके पास आकर बैठ जाती है। मम्मी जी, आपने तो पूरा घर कब्जे में कर रखा है, थोड़ी ट्रिक मुझे भी सिखा दीजिए। कैसे सबको कंट्रोल में रखा जाता है, देखकर ही लगता है आप कितनी एक्सपर्ट है। सुनीता हल्का ठहाका लगाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। अरे ये सब यूं ही नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे मम्मी जी, आपकी एंट्री इस घर में हुई कैसे थी? सुनीता हंसकर बताने लगती है। कई साल पहले कमला उस समय प्रेग्नेंट थी। घर में अकेलापन और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तभी सुनीता किसी रिश्तेदार के बहाने इस घर में आना जाना शुरू करती है। धीरे धीरे उसकी मुलाकात प्रीतम से होती है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कोई आपकी कदर नहीं करता। मीठी बातें और झूठी हमदर्दी से वो प्रीतम को अपने वश में करने लगती है। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो जाती है और सुनीता इस घर में आ जाती है। सुनीता धीरे धीरे बच्चों के पास भी बैठने लगती है। आओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो बच्चों से खुद को माँ बुलवाने के लिए कोशिश करती रहती है। कमला की मजबूरी और खामोशी का फायदा उठाकर उसने घर पर अपना अधिकार जमा लेती है। प्रेजेंट में वापस सुनीता के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान है। और पता है, मैंने तो प्रॉपर्टी के पेपर भी अपने बेटे मयंक के नाम साइन करवा लिए हैं। सच में? हाँ, वो पेपर तिजोरी में रखे हैं, सिर्फ मुझे पता है कहाँ है, कभी किसी को नहीं मिल सकते। सब कुछ मेरे बेटे का होगा। मम्मी, क्या कमला माँ ही उनकी असली माँ है? और क्या ऐसे थोड़ी वो कमला माँ बुलाते हैं। मैंने ही मना कर दिया था मम्मी बुलाने से, तब उसने खुद कहा कि मुझे कमला माँ बुलाया करो। मुझे पता था कि बच्चे दूसरी माँ के हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कमला माँ ही उनकी असली माँ है। यही तो कमाल है मेरा, सबको अपने कंट्रोल में रखा है। मम्मी, आपने तो कमाल का प्लान बनाया है। इन भिखारियों को एक दिन यहाँ से भगा देंगे। मैं, मयंक और आप, हम तीनों मिलकर राज करेंगे। जो जमीन है उस पर होटल बना लेंगे। सुनीता की आंखों में लालच चमक उठता है। हाँ, यही तो प्लान है मेरा। रात को नेहा और मयंक अपने कमरे में होते हैं। नेहा धीरे से अपना फोन निकालती है। मयंक, आज मैंने मम्मी जी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या मतलब? नेहा रिकॉर्डिंग चला देती है। कमरे में सुनीता की आवाज गूंजती है। प्रॉपर्टी के पेपर मेरे बेटे के नाम है, कमला ही असली माँ है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मुझे तो हमेशा से पता था वो कैसी है। मैंने उन्हें कभी माँ की नजर से देखा ही नहीं। मेरी असली माँ तो कमला माँ ही लगती है। और देखो, सच में वही निकली। उन्होंने मुझे जन्म देकर छोड़ दिया, कभी मेरा हाल नहीं पूछा। मैं स्कूल से आता था, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होता था, और मेरी कमला माँ के साथ इतना बुरा किया इन्होंने। मयंक गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ता है। आज ही सबके सामने इनका सच खोल दूंगा। नहीं मयंक, ऐसे गुस्से में फैसला नहीं लेते। पहले हमें जेठ जी और जेठानी जी से बात करनी चाहिए। मयंक गहरी सांस लेता है और सिर हिला देता है। चारों गार्डन में इकट्ठा होते हैं। मयंक, नेहा, देवेश और शिल्पा। नेहा रिकॉर्डिंग चला देती है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही देवेश सन्न रह जाता है। क्या मतलब? क्या कमला मेरी असली माँ है और मैं उन्हें कमला माँ कहता रहा? मुझे पता था कि आप दोनों की माँ कोई और है, पर ये नहीं पता था कि कमला माँ ही आपकी माँ है। मुझे पता है सुनीता कितनी गंदी औरत है। मैं बचपन से देख रहा हूँ उसने मेरी माँ को कितना टॉर्चर किया है। मैं अब इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। नेहा और शिल्पा एक दूसरे को देखती हैं। दोनों चुप होती हैं, लेकिन उनकी आंखों में सख्ती आ जाती है। अगली सुबह प्रीतम ऑफिस जाने की जल्दी में होता है। पापा, ये कुछ कंपनी के पेपर हैं, जल्दी से साइन कर दीजिए। हाँ हाँ, देर हो रही है, इधर दो। बिना पढ़े ही वो जल्दी जल्दी साइन कर देते हैं। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्की मुस्कान दे देते हैं। शाम को ड्राइंग रूम में सब बैठे होते हैं। सुनीता हमेशा की तरह पैर पर पैर रखे बैठी होती है। कमला चुपचाप एक कोने में खड़ी होती है। तभी दरवाजा खुलता है। मयंक आगे बढ़ता है और सीधे सुनीता की आंखों में देखता है। आपने क्या कहा था कि सारी प्रॉपर्टी के कागज मेरे नाम कर दिए हैं और आप और मैं इस घर पर राज करेंगे? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी नेहा आगे आती है और अपना फोन निकालती है। कहा था मम्मी जी, और सबूत भी है। वो रिकॉर्डिंग चला देती है। पेपर तिजोरी में है, सब कुछ मेरे बेटे का होगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सन्नाटा छा जाता है। नेहा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी ही बहू होकर मेरे खिलाफ खड़ी हो। आप हमेशा से ही गलत थी। दूसरी औरत बनकर एक आदमी की जिंदगी में आई और फिर कमला माँ को इतना दुख दिया। मयंक को भी कमला माँ ने ही पाला है, उसमें आपका कोई हक नहीं था। मुझे तो लगा था तुम मेरी बहू हो, मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम तो कमला की तरफ हो। मैंने आपको वही दिखाया जो आप हमेशा से देखना चाहती थी, लेकिन सच ये है कि मैं कमला माँ से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। शिल्पा आगे आ जाती है। और हाँ, अगर आइंदा से आपने मेरी माँ को परेशान करने का सोचा भी तो मैं आपका वो हश्र करूंगी कि आप देखती रह जाएंगी। तुम अपनी माँ से ऐसे बात कर रही हो और ये तुम्हारी दूसरी माँ है, समझी? पापा जी, ये कोई दूसरी माँ नहीं है। ये तो आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके आपको भी सड़क पर ला देती, आपको भी इस घर से भगा देती। प्रीतम का चेहरा उतर जाता है। उन्हें गहरा झटका लगता है। मैंने कितना गलत फैसला कर लिया था।
तुम्हें अपने घर में जगह दी और तुम मेरे साथ ही गद्दारी कर रही थी। तुम इस घर से निकल जाओ, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। अब निकालोगे इसे इस घर से? इतने साल बाद समझ आया कि हमेशा से गलत थी। प्रीतम शर्म से सिर झुका लेता है। पापा, ये सब हमने प्लानिंग से किया था ताकि सुनीता माँ का पर्दाफाश हो सके और आपकी आंखें खुल सके। जिस दिन दोनों बहुएं बाजार गई थी। दीदी, मैं सबके सामने नाटक करूंगी, आपको मेरा साथ देना होगा। मानती हूँ कमला माँ को थोड़ा दर्द होगा, लेकिन हम दोनों ये उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी कमला माँ को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। हम दोनों ऐसे झगड़ेंगे, एक दूसरे को उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन वो सब दिखावे के लिए होगा। धीरे धीरे हम प्लान बनाएंगे और सही वक्त पर सच सामने लाएंगे। एक्टिंग तो मुझे भी अच्छी आती है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मयंक और देवेश एक साथ उनकी तरफ बढ़ते हैं। माँ, हमें माफ कर दो। हम आपको पहचान नहीं पाए। कमला कांपते हाथों से दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखती है। प्रीतम गुस्से में सुनीता को घर से निकालने की बात कर देते हैं। तभी कमला आगे बढ़ती है। सुनीता इस घर से कहीं नहीं जाएगी, और अगर ये जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। सब चौंक जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे साथ हुआ वैसा किसी और औरत के साथ हो। गलती बड़ी थी, लेकिन घर तोड़कर नहीं जोड़कर सुधरता है। ये सुनते ही प्रीतम और सुनीता दोनों कमला के पैरों में बैठ जाते हैं। मुझे माफ कर देना कमला दीदी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम मुझे इस घर में रुकने के लिए कह रही हो। मुझे भी माफ कर दो। मैंने गलत औरत को अपना हमसफर चुना, जो मुझे ही घर से निकाल कर मेरे पैसों पर कब्जा करना चाहती थी और मुझे ही इज्जत नहीं देती थी। दोनों बेटे आगे आते हैं। अगर आपको इस घर में रहना हो तो तमीज से रहना होगा, और आइंदा से अगर कमला माँ के साथ किसी ने ऊंची आवाज में बात भी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता सिर झुका लेती है। पहली बार घर में कमला का सम्मान खुलकर होता है। अगली सुबह पूरा परिवार गार्डन में बैठा होता है। सुनीता धीरे से बोलती है। हमारा परिवार अब ठीक हो गया है, बस एक दर्द बाकी है। भगवान ने मेरे बेटे आयुष को ये बीमारी क्यों दी? कमला, तुमने कहा था ना कि 20 साल की उम्र में आयुष का ऑपरेशन हो सकता है। हाँ, अभी भी हमारे पास एक मौका है। अगर हम हिम्मत रखें तो सब ठीक हो सकता है। अगले दिन पूरा परिवार आयुष को एक बड़े अस्पताल में ले जाता है। लंबी जांच, तैयारी और आखिरकार ऑपरेशन का दिन आता है। घंटों बाद डॉक्टर साहब आते हैं। ऑपरेशन सफल रहा, अब खतरा टल गया है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कमला आयुष का माथा चूमती है। समय बीतता है। अब घर में हंसी गूंजती है। सुनीता का व्यवहार बदल चुका होता है। वो कमला को दीदी कहकर सम्मान देती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। आंगन में उनके पोता पोती खेल रहे होते हैं। जहां कभी लालच, धोखा और दर्द था, वहां अब माफी, अपनापन और प्यार होता